आरएएस साक्षात्कार से संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल जो हाल ही में इंटरव्यू बोर्ड राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा छात्रों से किए गए और ऐसे सवालों का एक कलेक्शन हमने आपके लिए तैयार किया है ताकि भविष्य में जब आपको आरएएस इंटरव्यू का साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो तब इस प्रकार के सवालों के संबंध में आप अपना एक दृष्टिकोण राय विकसित कर सकें। जो कुछ सवाल पूछे गए हैं उनमें से कुछ सवाल यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब छात्रों ने किस प्रकार दिए ये तो छात्रों पर निर्भर करता है, लेकिन मैं आपको इसका एक आइडियल जवाब बताऊंगा कि अगर यही सवाल आपसे किया जाता तब आप इसका किस प्रकार से जवाब देते। किसी छात्र से सवाल किया गया कि आप इंजीनियरिंग के बाद आरएएस में क्यों आना चाहते हैं, आरएएस अफसर क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि उस छात्र ने बीटेक किया हुआ था और वह कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर था। देन उसके पश्चात आप आरएएस जैसी प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब उस छात्र ने क्या दिया होगा ये तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर ये सवाल आपसे किया जाता तब आप इसका क्या जवाब देते। आपको बोलना चाहिए था या आपको कहना चाहिए था चूंकि राज्य की सबसे प्रतिष्ठित और उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा और भारतीय संविधान के अनुरूप हम सभी राजस्थान के निवासियों को समानता का अधिकार मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में कोई छात्र अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है या किसी अन्य बैकग्राउंड का है तब उसे राज्य की प्रतिष्ठित सेवा में चयन का या समानता का अधिकार मिलना ही चाहिए। और दूसरा, चूंकि राज्य की सबसे बड़ी सेवा है और इस सेवा के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है जो किसी भी छात्र के लिए आकर्षण का विषय होती है, इस आधार पर भी मैं आरएएस परीक्षा में जाना चाहता हूँ। और इसके अलावा आपको ये कहना चाहिए चूंकि आरएएस जो एक बेहतरीन प्रशासनिक सेवा है, राज्य में अपने निवासियों, अपने व्यक्तियों के बीच में सेवा करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मंच है। यद्यपि अन्य प्रकार के क्षेत्र के द्वारा भी आप सेवा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, जो अधिकार शक्तियां हैं, कार्य करने का जो दायरा है, डिसीजन लेने के लिए जो क्षमता इस सेवा के माध्यम से एक व्यक्ति को प्राप्त होती है वो अन्य सेवाओं को प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि मैं आरएएस जैसी सेवा में आना चाहता हूँ। और लास्ट में आपको, चूंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग क्षेत्र का रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग विभाग होता है और अब पूरा व पूरा प्रशासन आईटी पर बेस्ड हो गया है, आईटी साधनों का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है और जिसे ई गवर्नेंस में कन्वर्ट किया गया है। ई गवर्नेंस के द्वारा गुड गवर्नेंस कैसे स्थापित किया जाए, तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होने के कारण इसमें और अधिक हेल्प कर सकता हूँ। इतने प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते थे और अपना पक्ष आप डिफेंड कर सकते थे। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल यह किया गया कि राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु को क्या कहा जाता है। तो आपको कहना चाहिए चूंकि राजस्थान अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय भाग में स्थित है और राजस्थान की जलवायु भारत के मॉनसून प्रकार की जलवायु का एक हिस्सा है। चूंकि राजस्थान भारत का एक राज्य है इसलिए भारत में जो जलवायु दिशा पाई जाती है वही जलवायु की दिशाएं राजस्थान में भी पाई जाती है। सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु में विभाजित किया जा सकता है। यानी राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र इस प्रकार से विविधता ली हुई है कि वहां पर जलवायु भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जहाँ पर थार का मरुस्थल है वहां की जो जलवायु है शुष्क जलवायु है और राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है दक्षिण पूर्वी भाग है वहां की जलवायु अति आर्द्र जलवायु है जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। इसी प्रकार से राजस्थान के मैदानी भागों की जलवायु आर्द्र जलवायु है और दक्षिणी जो भाग है वहां भी जलवायु आर्द्र है, वहां भी औसत स्तर से थोड़ी सी अधिक बारिश होती है। तो राजस्थान की जलवायु किसी एक प्रकार की नहीं है। फिर आगे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन इसमें यह किया हुआ है कि राजस्थान की जलवायु में अरावली पर्वतमाला का क्या महत्व है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो आपको कहना चाहिए कि अरावली जो पर्वतमाला है यह राजस्थान में उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तृत है और इस कारण से यह
दक्षिण पश्चिमी दिशा से जो मानसून आता है उसके अकॉर्डिंग सुइटेबल नहीं है, और अरावली पर्वतमाला की गलत स्थिति होने के कारण ही राजस्थान में मौसम और जलवायु की दशाएं उतनी बेहतर नहीं होती जितनी भारत के अन्य राज्यों में होते हैं। यदि यह अरावली पर्वतमाला पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत होती तब अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम में मानसून की हवाएं सीधी तौर पर इसे टकराती और फिर राजस्थान के अधिकांश हिस्से में बारिश होती, और यहाँ पर जो बारिश होती उससे राजस्थान में सदाबहार प्रकार की वनस्पति हो सकती थी। जिस प्रकार से आप मेघालय का उदाहरण दे सकते हैं, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, तो वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विस्तृत हैं, इसलिए बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसूनी हवाएं उठती हैं तो मानसूनी हवाएं डायरेक्ट गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती है। तो अरावली पर्वतमाला की स्थिति अगर इस प्रकार की होती तो देन राजस्थान भी अच्छी जलवायु वाले मानसूनी प्रदेश में शामिल हो सकता था। तो इस प्रकार के क्रॉस क्वेश्चन किसी मेंबर ने किया था तो देन आपको इस प्रकार का जवाब इसमें देना चाहिए थे। अगला तीसरा सवाल किसी छात्र से इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा यह किया गया था कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र के विकास की क्या संभावना है। तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्षेत्र है तो राजस्थान में उसके विकास की क्या संभावना है। तो आप कहो राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र के विकास की पर्याप्त संभावना है। पहला तो ये बताओ, राजस्थान सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा के विकास की दृष्टि से काफी अनुकूल स्थितियां रखता है, चूंकि राजस्थान का अधिकांश हिस्सा है उष्णकटिबंधीय भाग में आता है और इस आधार पर यह वर्ष के अधिकांश समय में अधिकतम सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में हम सोलर एनर्जी पर आधारित सौर विद्युत या सोलर टेक्निक्स का विकास कर सकते हैं। दूसरा, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर जो पवन की गति है वो काफी अधिक होती है, वो 20 मील प्रति घंटा से लगभग अधिक होती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा के विकास की काफी संभावना है। और तीसरा आप कह सकते हैं, चूंकि राजस्थान कृषि अर्थव्यवस्था आधारित मानसूनी प्रदेश है और कृषि अर्थव्यवस्था से काफी सारा हमको कृषि अपशिष्ट एग्रो वेस्ट प्राप्त होता है, तो इस कृषि अपशिष्ट से हम विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट ऊर्जा का विकास कर सकते हैं। इसी प्रकार वर्तमान में एक नए प्रकार के ऊर्जा क्षेत्र पर राजस्थान में काफी बल दिया जा रहा है, वो है बायोडीजल। जट्रोपा या रतन जोत की खेती राजस्थान में बड़े स्तर पर की जा रही है और इसका प्रयोग आगे जाकर के बायोडीजल्स या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में किया जा सकता है। तो राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में आप बताओ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और बायोडीजल जैसे क्षेत्र के विकास की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा किसी छात्र से किया गया था। अगला क्वेश्चन ये किया गया था कि राजस्थान की राजभाषा क्या है। तब उस छात्र ने इसका सही जवाब नहीं दिया और उसे लगा कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की कोई राजभाषा नहीं है। देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जिसमें प्रशासनिक कार्य होता हो, जो आम बोलचाल की भाषा हो, किंतु राजस्थान की कोई निश्चित राजभाषा अभी तक नहीं बनी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। राजस्थान का समस्त जो प्रशासनिक कार्य है वो हिंदी में, अंग्रेजी में होता है और आम बोलचाल की जो भाषा है वो हिंदी है अथवा राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा है। तब किसी बोर्ड के मेंबर ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि राजस्थान की राजभाषा क्यों नहीं बनी है, क्या विवाद है। तब उस छात्र को यह जवाब देना चाहिए था क्योंकि राजस्थान की जो क्षेत्रीय भाषा है उनमें काफी पर्याप्त विवाद है इसको लेकर के। जैसे मारवाड़ क्षेत्र की भाषा मारवाड़ी है, मेवाड़ क्षेत्र की भाषा मेवाड़ी है और शेखावाटी क्षेत्र की भाषा अलग प्रकार की है और हाड़ौती क्षेत्र की भाषा अलग प्रकार की है। तो इन सभी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इनमें काफी विवाद बना हुआ है कि इनमें से किस भाषा को प्रातिनिधिक रूप में राजस्थान की राजभाषा माना जाए। यही कारण है कि वर्तमान तक राजभाषा बनाए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। तो भविष्य में आपसे इस प्रकार का सवाल किया जा सकता है कि राजस्थान की राजभाषा बनाए जाने के लिए आप किस प्रकार के सुझाव देंगे और किस प्रकार से किसी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुरूप आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई राज्य इस प्रकार का रिक्वेस्ट करता है भारत की संसद से तो भारत की संसद के द्वारा बनाए हुए कानून के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन उस राजभाषा के संबंध में उस क्षेत्र के निवासियों में या उस राज्य में आम सहमति का होना
आवश्यक है। इसी प्रकार के एक मेंबर के द्वारा सवाल ये किया गया कि दक्षिणपंथी राजनीति क्या होती है, व्हाट इज द राइटिस्ट पॉलिटिक्स, दक्षिणपंथी राजनीति क्या है और भारतीय राजनीति में इसका प्रयोग आमतौर पर क्यों किया जाता है। तो आपको पता है दक्षिणपंथी और वामपंथी ये दो शब्द होते हैं, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट, दक्षिणपंथी यानी राइटिस्ट। तो आपको कहना चाहिए कि वामपंथी और दक्षिणपंथी जो शब्द हैं ये फ्रांस से आए हुए हैं। फ्रांस में जब राजतंत्र था तो फ्रांस के राजा के दक्षिणी दिशा में या राइट साइड में जो लोग बैठते थे उनके एडवाइजर, उनको दक्षिणपंथी कहा जाता था। जो संस्कृति के समर्थक होते थे, मूल्यों के समर्थक होते थे, और राजा के जो लेफ्ट साइड में बैठते थे उनको वामपंथी कहा जाता था। वो अन्य प्रकार की संस्कृतियों को भी बराबर बेटे देते थे, उदारवादी विचारधारा के उनको माना जाता था। तो वहां से यह शब्द सारी दुनिया में प्रचलित हो गया और भारतीय राजनीति में दक्षिणपंथी उन लोगों को कहा जाता है जो भारतीय सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति और परंपराओं को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनको प्रिवेल करना चाहते हैं। और सामान्यतः बीजेपी पार्टी पर दक्षिणपंथी होने का आरोप लगाया जाता है। बीजेपी के अलावा अन्य जो पार्टियां वो स्वयं को दक्षिणपंथी नहीं मानती है। तो आपको कहना चाहिए दक्षिणपंथी शब्द अब वर्तमान में किसी भी संस्कृति के समर्थक, संरक्षण के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका मूल स्वरूप उस समय राजनीति से संबंधित माना जाता था। ठीक है, तो दक्षिणपंथी राजनीति ये भारतीय संदर्भ में आप बता सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति भारत में दक्षिणपंथी राजनीति संबंधित माना जाता है उसे भी सेकुलर भी नहीं माना जाता। अगर बीजेपी को आप दक्षिणपंथी राजनीति कहेंगे या दक्षिणपंथी राजनीति करने वाली पार्टी आप कहते हैं, तब इसका मतलब हो गया कि बीजेपी हिंदू सनातन संस्कृति या भारतीय संस्कृति को प्रोटेक्ट करती है, उसकी वकालत करती है, उसका पुरजोर समर्थन करती है, और अन्य संस्कृतियों के प्रति बीजेपी का दृष्टिकोण बहुत बेटर नहीं है, तब उस पर सेकुलर नहीं होने का आरोप लग जाएगा और इस संबंध में फिर काफी सारा विवाद इसमें उत्पन्न हो सकता है। तो क्या कोई पार्टी दक्षिणपंथी होने के साथ सेकुलर हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? बीजेपी पार्टी है। बीजेपी ने कहाँ कहा कि अन्य धर्म संस्कृतियों या अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति हमें गलत व्यवहार करना चाहिए? तो भारतीय संविधान के अनुरूप सभी धर्म संस्कृतियों को पर्याप्त अधिकार सुविधा मिली हुई है, लेकिन बीजेपी पार्टी किसी एक खास संस्कृति के समर्थन की बात करती है, उसके संरक्षण की बात करती है और अन्य संस्कृतियों का सम्मान भी बनाए रखना चाहती है। तो दैन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो दक्षिणपंथी के साथ कोई पार्टी या सरकार सेकुलर हो सकती है। और एक अगला सवाल ये किया गया था, चूंकि हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है, तब एक मेंबर के द्वारा सवाल किया गया था कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी और हम इस बात को जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज, उनमें कौन भाग लेता है कौन भाग नहीं लेता है इसकी पूरी लिस्ट बनाई जाती है। तो सवाल ये किया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। तो आपको कहना चाहिए था इसमें संसद के दोनों सदनों में जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, वो भी चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार किसी राज्य की विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा अगर कोई मनोनीत सदस्य होता है तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। इसी प्रकार अगर किसी राज्य में विधानसभा के अलावा अपर हाउस, उच्च सदन, विधान परिषद है, तब विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पौंडीचेरी में विधानसभा है और अगर विधानसभा में कोई मनोनीत सदस्य है तब वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। ठीक है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे जो इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा छात्रों से पूछे जा रहे हैं। तो इनको सुनकर के आप अपना एक एटीट्यूड बनाइए, अपना ओपिनियन इसमें डेवलप कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपसे भी राजस्थान पर आधारित इसी प्रकार के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।